Hello, 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 hello. Can you listen to me? Hello, 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 hello. Can you listen? We'll start in next 5 minutes. Hi Pratik. Hi Umang. Hi Jatin. I am good. How are you? I hope you are doing good. So today's session is about discussion of case study from ICAI Case Study Digest. So आप में से कुछ लोगों ने कुछ केस स्टडीज आपको ट्रिकी लग रही है तो आपने रिक्वेस्ट किया कि सर हमसे हमारे साथ डिस्कस कर लो। तो मैं वही केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी। तो आज के सेशन में मैं दो केस स्टडीज डिस्कस करने के बारे में सोचूंगा। वन इज केस स्टडी नंबर 13 एंड अनदर इज केस स्टडी नंबर 70। तो दीज आर द टू केस स्टडीज विच वी विल ट्राई टू डू इट टुडे। ओके, ठीक है। So shall we start? Shall we start? Yes, all the case studies are past papers only. So let us start with first of all today केस स्टडी 13 जो एक जबरदस्त केस स्टडी है। ठीक है, ये केस स्टडी so case study 13 we are going to do now and it is a very good case study, जबरदस्त केस स्टडी है। ठीक है, so, क्या हो रहा है इस केस स्टडी के अंदर, एक बार मैं इसको गो थ्रू कर लेता हूं पहले और उसके बाद में मैं इसके आंसर्स डिस्कस करता हूं। आप लोग भी बहुत ज्यादा ध्यान देना जब मैं गो थ्रू कर रहा हूं इसको। ठीक है, इंडी कंपनी इज ए प्राइवेट, बहुत ज्यादा ध्यान देना आप सभी लोग बेटा जो भी सुन रहे हो मेरा लेक्चर। इंडी कंपनी इज ए प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी incorporated under the Companies Act 1956 and is engaged in the business of manufacturing automobile components. Ind company is held by four group of shareholders A, B, C and D in different proportions. Group A, B, C and D are headquarters in US, Germany, Cyprus and UK respectively. However, these headquarter companies do not hold shares of in company directly but hold the shares through intermediary in Singapore.
Mauritius, Australia, Spain, respectively, as depicted in the shareholding pattern below. तो ये पैटर्न पहले समझना बहुत जरूरी है. ये इंडियन कंपनी इधर है, तो दिस केस स्टडी इज बेस्ड ऑन वोडाफोन केस लॉ. ये इंडियन कंपनी यहां पर है, ठीक है. अब इस इंडियन कंपनी में शेयर्स कैसे होल्ड है? ये यूएस कंपनी का इसमें 100% शेयर्स है और इसका इसमें 20% शेयर है. उसी तरीके से इसका इसमें 100%, इसका इसमें 100%, इसका इसमें 100%, और इन सब का इसमें 25, 51 और 4%. ठीक है. इज इट क्लियर टिल हियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसने, ये सारी कंपनीज ने इनके शेयर खरीदे होंगे और इन सारी कंपनीज ने इसके शेयर खरीदे. हिमांशु नेक्स्ट 1-2 दिन में डाल दूंगा मैं, ठीक है. नेक्स्ट 1-2 दिन में, परसों तक आ जाएगा, ठीक है. परसों रख दूंगा मोस्टली मैं लेक्चर उसका. तो अब जरा ध्यान से सुनना आगे क्या हो रहा है. द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय ईच ऑफ कंपनीज आर गिवन बिलो. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी. डेट ऑफ एक्विजिशन बाय यूएस कंपनी इन सिंगापुर. अब यूएस कंपनी किस में शेयर्स खरीद रही है? सिंगापुर में. तो उसने कब खरीदी? अप्रैल 2013. डेट ऑफ एक्विजिशन बाय सिंगापुर कंपनी इन इंडियन कंपनी. अब ये सिंगापुर कंपनी ने इंडियन कंपनी में कब खरीदी? 1 मार्च 2017. इस तरीके से सबका डेट ऑफ एक्विजिशन दिया है. किस किस का? इन सब ने इन सब में कब खरीदा और इन सब ने इन कंपनी में कब खरीदा. ठीक है. उसका डेट ऑफ एक्विजिशन आपको दिया गया है. इज इट क्लियर? हाँ, आगे बढ़ रहा हूं मैं. Each of the groups are now proposing to restructure their shareholding in Indian company. Alternatively, they are also considering the proposal of exiting from Indian company by transferring their share to buyer to be identified. The restructuring or exit proposed to be undertaken on 31st of May 2020. मतलब जो भी शेयर ट्रांसफर होने वाला है वो 31st May 2020 को होने वाला है. By each of the groups. The last accounting year end for the purpose of complying with the tax laws of territory for each of the entities and the respective book values of assets as on such date are provided below. अब सबका अकाउंटिंग ईयर है. ग्रुप ए का अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को खत्म होता है. इसका 31 मार्च, इसका 31 मार्च, इसका 31 मार्च, इसका 30 जून, इसका 31 दिसंबर, इसका 31 दिसंबर और इसका 31 मार्च. सबका लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर दिया गया है यहां पर. ठीक है. नाउ इन कंपनी फॉलोज 1st April to 31st March as the financial year. And the book value of the assets of in company as on 31st March 2020 was 100 crore. हर एक चीज मैं इनसाइड आउट एक्सप्लेन करूंगा. हर एक एमसीक्यू का, हर एक डिस्क्रिप्टिव आंसर का आपको रीजनिंग मिलेगा. टेंशन नहीं लेना. द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स आफ्टर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट आफ्टर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटीज ऑफ सम ऑफ द एंटिटीज as on 31st May 2020. that is the date of transfer. यहां से हमको पता चला था कि ट्रांसफर कब होने वाला है. ट्रांसफर 31st May 2020 को होने वाला है. तो उस डेट का ये सब डेटा दिया गया है. हर एक कंपनी का बुक वैल्यू ऑफ असेट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, उसकी लाइबिलिटी, ये सब डेटा दिया गया है. ठीक है. अब नीचे शुरू और कुछ डेटा दिया है. ग्रुप ए, बी, सी एंड डी डू नॉट hold no other shares or assets in India other than the investments in shares in company. चलो ठीक है. Assume the fair market value and the liability of all companies on 31st March 2020 is same as 31st May 2020. Based on the above facts, you are required to examine, answer the following questions. ठीक है. अब अपने को एक एक करके आंसर देना है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. कुछ 5 MCQs हैं और कुछ उसके बाद में कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं. ठीक है. सबके आंसर हम लोग एक एक करके देते हैं. डोंट वरी. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहले ये केस स्टडी एक बार पढ़ी होगी. अगर नहीं पढ़ी थी तो फिर शायद थोड़ी दिक्कत होगी. एक बार पढ़ लोगे तो बेटर होगा. ठीक है. बट एनीवेज आप एक्सप्लेनेशन समझ लो. आज कभी कभी सेम टू सेम केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स इन द केस वेयर यूएस कंपनी प्रपोजेस टू ट्रांसफर शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडियरी, which of the following double taxation avoidance agreement would be applicable for analyzing the taxability in the hands of US company in India? अब मैं आंसर दे रहा हूं खुद से. एंड द आंसर इज, ठीक है, इसका आंसर क्या है सुनो. क्वेश्चन बराबर से पढ़ लो ताकि आपको कम से कम क्वेश्चन समझ में आए. तो मैं आंसर जो बोलूंगा वो पल्ले पड़ेगा आपके. बेस्ड ऑन द फैक्ट्स इन द केस वेयर यूएस कंपनी प्रपोजेस टू ट्रांसफर शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडियरी, which of the following double taxation avoidance agreement would be applicable for analyzing the taxability in the hands of US company in India? ठीक है. अब सुनो जरा. And the answer for this is yes. कुणाल ने सही बोला है. आंसर इज सी.
आंसर सी क्यों है, समझ लो अच्छे से। देखो यहां पर यूएस की कंपनी है, ठीक है। अब वो कंपनी किस में शेयर होल्ड कर रही है, सिंगापुर में, और सिंगापुर कंपनी किस में शेयर होल्ड कर रही है, इन कंपनी में, ठीक है। अब अगर ये कंपनी इसके शेयर्स बेचती है तो याद करो वोडाफोन केस लॉ के बाद अमेंडमेंट आया था कि ऐसी इनकम इंडिया में डीम टू अक्रूराइज हो जाएगी, याद आता है। Therefore, India will be considered as source country and US will be considered as resident country. अब इंडिया अगर सोर्स कंट्री है, यूएस रेसिडेंट कंट्री है, तो आप इंडिया और यूएस DTAA ही फॉलो करोगे ना, बिकॉज DTAA तो वही फॉलो किया जाता है जहां पर एक कंट्री में सोर्स है, एक कंट्री में रेसिडेंस है। अरे आर यू क्लियर? इफ यस देन आई विल गो अहेड। क्लियर है सब लोग जो भी सुन रहे हो मेरा लेक्चर? बेटा मैं उम्मीद करता हूं, मैं थोड़ी देर वेट करूंगा आप लोगों के लिए ताकि आपको समय मिले सोचने का कि क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडियरी बाय यूएस कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्पेसिफाइड डेट for the purpose of determining whether such shares derive its value substantially from asset located in India। अब याद करो फिर से ये सिंगापुर और यूएस कंपनी की बात कर रहा है, सिंगापुर और यूएस कंपनी, ठीक है। अभी स्पेसिफाइड डेट पूछ रहा है, स्पेसिफाइड डेट का डेफिनेशन पता लगाओ। स्पेसिफाइड डेट का डेफिनेशन क्या है पता है? बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाइड डेट इज द डेट ऑन विच द प्रीवियस ईयर ऑफ द कंपनी एंड्स। The accounting year, the last accounting year is the specified date by default। बहुत अच्छे से सुनना। तो किसका लास्ट अकाउंटिंग डेट देखना है? सिंगापुर कंपनी का लास्ट अकाउंटिंग डेट देखना है। अब सिंगापुर कंपनी का लास्ट अकाउंटिंग डेट क्या है वो क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, ठीक है। अब सुनो जरा आराम से, आगाही नहीं करना। सिंगापुर कंपनी का लास्ट अकाउंटिंग डेट क्या है? सिंगापुर कंपनी का लास्ट अकाउंटिंग डेट इज व्हाट? 30 जून, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द specified date is the last accounting period when it ends, तो it ends on 30th of June 2019, ठीक है। लेकिन प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन पिछले अकाउंटिंग डेट के कंपैरिजन में अगर बुक वैल्यू ऑफ असेट्स 25%, 15% से ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मतलब अभी आपको बुक वैल्यू ऑफ असेट कंपेयर करना है लास्ट अकाउंटिंग डेट और डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन। और अगर 15% से ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, if at least 15% has increased, then the date of specified date will not be the last accounting date but will be the date of transfer। याद आ रहा है? ऐसा कुछ प्रोविजन है पूरा। ये सेम केस स्टडी अपन ने क्लास में लिखी है पूरी की पूरी, मैंने आपको लिखवाया ये लगभग सब कुछ, हाँ या ना। Therefore 30 जून को बुक वैल्यू 25 है। अभी अगर मैं 25 का 15% मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 25 इंटू 1.15, ठीक है, तो 28.75 आता है, 28.75, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन बुक वैल्यू कितनी है सिंगापुर कंपनी की। तो डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन का वैल्यू ये है ना, ये चार्ट डेट ऑफ ट्रांसफर का वैल्यू देता है। तो डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन वैल्यू कितनी है? 30 है। तो इज इट इंक्रीजिंग बाय मोर देन 15%? द आंसर इज यस, and because it is increasing by more than 15% and therefore the specified date will be 31st May 2020। did you understand? Did all of you understood? तो स्पेसिफाइड डेट के लिए आपको बुक वैल्यू ऑफ असेट कंपेयर करना है ऑन द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड एंड ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 15% का जंप अगर हो जाता है तो डेट ऑफ ट्रांसफर विल बिकम स्पेसिफाइड डेट। 15% से कम जंप है तो फिर डेट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग पीरियड विल बी कंसिडर्ड स्पेसिफाइड डेट। आर यू क्लियर? ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है 31 मई, ठीक है। अब थर्ड का आंसर तो अगर दे सकते हो तो ये तो बुक खोल के देना आंसर, इसमें कुछ कंप्यूटेशन भी नहीं करना। इन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डिटेल्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडियरी कंपनी बाय यूएस कंपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। अभी इंड कंपनी जो इंडियन कंपनी है उसको रिपोर्ट करना होता है ना, जैसे हमारे वोडाफोन केस लॉ में HEL को रिपोर्ट करना होता है, हिंदुस्तान एसआर लिमिटेड को, हचिसन एसआर लिमिटेड, सॉरी। तो कौन से फॉर्म में वो रिपोर्ट करता है? फॉर्म 49D, जाकर चेक करना रिस्पेक्टिव बुक के अंदर।
जाकर चेक करना, ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर है, नॉन रेसिडेंट के चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो कौन से फॉर्म में रिपोर्ट करेगा? फॉर्म 49D में रिपोर्ट करेगा। आर यू क्लियर? तो ये बहुत ही मामूली सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और क्या। पॉइंट नंबर 4, इसका आंसर दे सकते हो तो दे दो। चलो ऑल ऑफ यू, चलो दिमाग चेक करता हूं तुम्हारा। पॉइंट नंबर 4 का आंसर क्या है? What is the timeline within which the in company is required to furnish information pertaining to transfer of shares of Mauritius company by Germany company if the transaction has the effect of directly or indirectly transferring the rights and managements of in company? क्या आंसर है इसका? बोलिए। एंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी। बहुत से लोगों को लगेगा आंसर सी है, ठीक है, बट आंसर बी है। मैं बताता हूं कहां लिखा है इसे, अभी मैं बताता हूं आपको। अगर आप एनेक्स्चर में आओगे, एनेक्स्चर, ठीक है, तो इसका आंसर एनेक्स्चर में, भक्ति ने बराबर बोला, आंसर इज बी, ठीक है। अब आप कैसे बोल रहे हो सर बी कैसे, हमको बताओ सर। बता रहा हूं 90% लोगों को लगता है आंसर इज सी, बट दैट इज इनकरेक्ट। मैं बताता हूं, बी आंसर। जस्ट वेट अ सेकेंड, मैं ढूंढता हूं यहां पर। कहां चला गया अभी? जस्ट अ सेकेंड ना, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। एक सेकंड, वो आगे है शायद, यहाँ नहीं है, सॉरी। आगे एक दूसरा रूल है, उसके अंदर है रूल 100 एंड एक सेकंड, यहां पर देखो ना, कहीं 90 डेज दिख रहा है क्या यार? सर पे से पूरी लाइट आ रही है मेरे ऊपर। जस्ट अ सेकंड ना बेटा, यहीं पर कहीं है वो। प्रोविजन ये बोलता है कि नो डाउट, आप जो लोगों ने सी बोला ना, जिसने सी बोला, विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विद द सच ट्रांसफर टेक प्लेस। एनेक्सचर 4 के अंदर है क्या? एनेक्सचर नंबर 4 या एनेक्सचर नंबर 5 है, यहां पर कहीं होना चाहिए। ये एनेक्सचर 3, चलो मैं प्रोविजन बोलता हूं, मैं ढूंढ के बताता हूं, ठीक है। प्रोविजन क्या बोलता है सुनो, मैं बता देता हूं, आंसर इज बी।
नॉट सी। प्रोविजन बोलता है कि नॉर्मल केसेस में इट इज सी, लेकिन अगर किसी के शेयर ट्रांसफर करने से इंडियन कंपनी का राइट्स एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जाता है ना, देन इट इज 90 days फ्रॉम द एंड of 90 days from the date of transaction. By default it is 90 days from the end of the financial year in which transfer has taken place. But अगर ऐसा ट्रांसफर कर दिया है कंपनी ने जिसके वजह से इंडियन कंपनी का राइट्स एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ही ट्रांसफर हो जाता है, उस केस में इट इज नॉट 90 days from the end of the financial year, but it is 90 days from the date of transaction. Did you understand? ये कहीं तो लिखा है यार, यहां पर अभी नजर में नहीं आ रहा है मेरे, यही 2 पेज में कहीं तो है यार, एक सेकंड में शायद शांति से देखता हूं तो आ जाएगा। कौन से पेज नंबर पे बोलेगा बेटा? 114 DB 3rd पैराग्राफ। हाँ वहां आगे लिखा है फिर 114 DB। ये बहुत समय बर्बाद हो रहा है, छोड़ो मैं ढूंढ के बताता हूं, ठीक है? बाद में ढूंढ के बताता हूं मैं। नाउ कमिंग टू दिस, इसका आंसर अगर दे सकते हो तो दे दो। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ 911 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो जो 911 में आपको एफएमवी निकालना है वो कौन से मेथड के हिसाब से निकालोगे आप? ठीक है, आंसर पता है तो बोलो, नहीं तो मैं बता रहा हूं। नेट एसेट वैल्यू एज सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, discounted cash flow as certified by chartered accountant as increased by liability if any considered in such valuation, any internationally accept, it's a matter of searching। आपको ढूंढने आना चाहिए बस, अगर ढूंढने आता है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये ढूंढने का कला है बस। any internationally accepted valuation methodology for valuation of shares on arm's length basis as determined by merchant banker or an accountant as increased by liability if any considered in such valuation। And the fourth one is fair market value of all assets of the company computed on an arm's length basis as certified by accountant। What is the answer? क्या आंसर है? आंसर फिर से आपको यहीं पे मिलेगा, ये फालतू से एनेक्स्चर के अंदर, ठीक है? यहां पर दिया गया ये रूल 11 UB 11 UC में, इधर देखो जरा। लिस्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? अपने को लिस्टेड नहीं, अपने को किसका चाहिए बोलो ना? नॉट लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज, बराबर। इट शैल बी डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर और अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मतलब सीए, एज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथड। तो अनलिस्टेड शेयर्स का वैल्यूएशन इस हिसाब से होगा। तो बताओ विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आउट ऑफ ऑल ऑफ देम? बताओ कौन सा आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है? बोलिए। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर? जल्दी बोलो बेटा, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। द आंसर इज सी। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन होना चाहिए, बराबर। हाँ या ना? बोलिए ना बेटा। तो आंसर इज सी। तो एमसीक्यूज कोई बहुत ज्यादा महान नहीं थे इसके, ठीक है? बहुत ही सिंपल से एमसीक्यूज है। अगर आपने वोडाफोन केस स्टडी अपन लोगों ने जो क्लास में पढ़ा है वो डिटेल में मैंने सब कुछ लिखवाया, अगर वो ढंग से पढ़ोगे तो ये केस स्टडी पूरा उसी पे डिपेंडेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहा हूं मैं, ठीक है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या है? इसमें 4 पार्ट है। अभी एक पार्ट अगर आ गया ना तो बाकी तीनों पार्ट आपको आ जाएगा।
सिक्स्थ का आंसर क्या है? एग्जामिन द टैक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडर 911 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द एप्लीकेबल डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। अब बहुत आराम से सुनना, मैं पहला वाला बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहा हूं, बाकी तीनों भी करूंगा, लेकिन पहला अगर समझ में आ गया तो बाकी तीनों आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सिंगापुर इंटरमीडिएरी कंपनी बाय यूएस कंपनी टू एन अनरिलेटेड बायर। ठीक है, अब सुनो, ये सिंगापुर कंपनी है, इसके शेयर से यूएस कंपनी बेच रहा है। ठीक है, तो अपने को पता लगाना है क्या ये इनकम इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज होगी कि नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को स्पेसिफाइड डेट पर चेक करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड डेट पर चेक करना पड़ेगा दैट द शेयर्स ऑफ सिंगापुर कंपनी डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। बराबर, यही प्रोविजन है ना 911 में कि शेयर्स ऑफ इफ द शेयर्स ऑफ सिंगापुर कंपनी डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया देन द इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। तो अब कब माना जा सकता है कि द शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम द एसेट लोकेटेड इन इंडिया? दो कंडीशन फुलफिल होगी। तो व्हेन द इन्वेस्टमेंट इन इंडियन असेट्स इज मोर देन 10 करोड़ and that investments represents at least 50% of the total investments of Singapore company। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, पहले वोडाफोन केस लो अगर पढ़ा है और क्लास में सुना है लेक्चर तो आपको पहले अच्छे से पता होगा। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है और आपने ये सब चीज इतना डिटेल में नहीं किया तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले स्पेसिफाइड डेट पता लगाना है। मुझे बताना स्पेसिफाइड डेट अपन ने ऑलरेडी एमसीक्यू नंबर 1 में पता लगा ही लिया था ना, क्या था वो? 31 मई 2020। अरे हाँ या ना, वो मेहनत नहीं करने का पागल जैसा, वापस फटाफट आंसर लिखना चालू कर देने का। बराबर, अब इस डेट को आपको चेक करना है कि सिंगापुर कंपनी का इंड कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो सिंगापुर कंपनी का इंड कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट है। अब सुनो, अब ये जब चेक करोगे ना तब आपको एफएमवी लेना है, बुक वैल्यू नहीं लेना है। और जब स्पेसिफाइड डेट करते हो ना तब बुक वैल्यू लेना होता है। और यहां पर जब आप एफएमवी लोगे ना तो यहां पर विदाउट व्हाट, विदाउट रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी लेना होता है। यू कैनॉट टेक आफ्टर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, यू हैव टू टेक विदाउट रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी। तो अब सुनो जरा गौर से, एक समझ लो बाकी सब समझ में आ जाएगा। सिंगापुर कंपनी का इंडियन कंपनी में कितना शेयर है, कितना परसेंटेज है सर? चलो देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, वो चार्ट में से पता चल ही जाएगा। सिंगापुर कंपनी का इंडियन कंपनी में 20% शेयर है। ठीक है, 20%। अब इंडियन कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? इंडियन कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है वो चेक करना पड़ेगा ऑन 31st ऑफ मई। 31st ऑफ मई का चार्ट है ये, दिखता है तुमको? उस दिन इंडियन कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू 180 है, लेकिन दिस इज आफ्टर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि यहां पर देखो लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, अपने को बिफोर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी चाहिए। देयरफॉर 180 प्लस 20 करना पड़ेगा। देयरफॉर दिस विल बी 200 करोड़ का 20%। अरे आर यू क्लियर? देयरफॉर सिंगापुर कंपनी का इंडियन कंपनी में कितने वैल्यू का असेट है? 40 करोड़ का असेट है। अब उसका खुद का असेट कितना है? खुद का असेट कितना है डिवाइडेड बाय खुद का असेट। खुद का असेट कितना है चेक करो 31 मई को, क्योंकि ये स्पेसिफाइड डेट है। सिंगापुर कंपनी का खुद का असेट 50 करोड़ है, इसका कोई लायबिलिटी नहीं है तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी 50 करोड़। देयरफॉर 80% इन्वेस्टमेंट है इंडियन कंपनी में। प्लस 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 दो कंडीशन चेक करना है, ये कम से कम 50% होना चाहिए, प्लस साथ साथ में इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। आर बोथ द कंडीशंस गेटिंग फुलफिल्ड? If yes, then the shares of the Singapore company derive its value substantially from asset located in India. तो अब ये इनकम इंडिया में अक्रू हो गई। अरे बाकी लोग कहां मर गए क्या? आंसर करो ना, इतने लोग लाइव हो। ये इनकम इंडिया में अक्रू हो गई है, लेकिन ये इनकम का No, this lecture is not useful for paper 7. It is only useful for paper 6C. तो India is a source country. Which is the resident country? US is a resident country. अब US बोलेगा मैं टैक्स लूंगा क्योंकि मेरे देश का रेसिडेंट है कंपनी, क्योंकि जिसने बेचा वो तो US का रेसिडेंट है ना। इंडिया बोलेगा मैं टैक्स लूंगा क्योंकि इंडियन कंपनी, इंडिया बोलेगी इंडिया में अक्रू हुआ। तो इसके लिए अभी अपने को क्या देखना पड़ेगा? इंडिया USDTAA और उससे डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई ये इनकम कहां टैक्सेबल है। चेक करो,
इंडिया यूएसडीटी डबल ए क्या बोलता है? एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 8 shipping and air transport of this country, each contracting state may tax capital gains in accordance with the provision of its domestic law. तो ये क्या बोलता है? दोनों देश अपने हिसाब से टैक्स ले। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया भी टैक्स लेगा, यूएस भी टैक्स लेगा, दोनों टैक्स लेंगे, और यूएस इंडिया में जितना टैक्स लग रहा है उसका उस देश के अंदर वो क्रेडिट दे देगा। अरे यस और नो? बिकॉज द रेसिडेंट इज ऑफ यूएस ना। आई होप यू अंडरस्टूड। जबरदस्त केस स्टडी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आगे बढ़ता हूं सेकेंड पार्ट की तरफ। बोला है एज पर द, ये नहीं बोलता है कि रेसिडेंट कंट्री में टैक्स होगा कि सोर्स कंट्री में, दोनों कंट्री में होगा। बोला अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से टैक्स करो। तो इंडिया अक्रूवल बेसिस पे टैक्स लेगा, यूएस रेसिडेंट बेसिस पे टैक्स लेगा, और फिर यूएस इंडिया में जितना भी टैक्स भरा है उसका उसको रिलीफ दे देगा। ओके बेटा उमंग, ठीक है। मतलब लिखा है ना कहीं, तो बस वही मेरे को बोलना था। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज वेरी वेरी गुड। इसका जो सेकेंड पार्ट है ना, ये जबरदस्त पार्ट है। दैट इज दिस पार्ट। द थर्ड और फोर्थ बहुत चिंदी है। हाँ इट्स ओके उमंग, नो इश्यूज। सेकेंड पार्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ मॉरिशियस इंटरमीडिएरी कंपनी बाय जर्मनी टू अनरिलेटेड बायर। अब चलो देखते हैं। अब पहले केस में तो क्या अपने को रेडीमेड मिल गया था स्पेसिफाइड डेट। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में अपने को पहले स्पेसिफाइड डेट ढूंढना पड़ेगा। तो यहां बीच में कौन है भाई? बीच में मॉरिशियस कंपनी है। इसका यहां पर देखो, बीच में मॉरिशियस कंपनी। अब जो जो चीज आपने सिंगापुर कंपनी के लिए किया वो मॉरिशियस कंपनी के लिए करो, और कुछ नहीं। उमंग वो आगे कहीं ना कहीं तो लिखा है, मैं देख के बताता हूं, रुक जा। आंसर डिफर नहीं करेगा, वो बराबर है। मॉरिशियस इंटरमीडिएरी कंपनी। अभी इसका अपने को पहले स्पेसिफाइड डेट ढूंढना है, तो इसका अकाउंटिंग ईयर ढूंढना पड़ेगा। इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है? इसका अकाउंटिंग ईयर क्या है? इसका अकाउंटिंग ईयर है मॉरिशियस कंपनी का 31 दिसंबर, बराबर। अब 31 दिसंबर को बुक वैल्यू कितना है? 25। और डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? डेट ऑफ ट्रांसफर 31 मई है। 31 मई को मॉरिशियस कंपनी का बुक वैल्यू कितना है? 30। तो जल्दी से बताओ विच विल बी द डेट, स्पेसिफाइड डेट। अकाउंटिंग ईयर का डेट ये है, अकाउंटिंग ईयर के दिन इसका बुक वैल्यू 25 है, और डेट ऑफ ट्रांसफर के दिन बुक वैल्यू 30 है। तो फिर 31 मई विल बी स्पेसिफाइड डेट और 31 दिसंबर विल बी स्पेसिफाइड डेट। प्रतीक सेम क्वेश्चन है, पागल इंसान। दिसंबर कैसे होएगा? 25 को 15% से मल्टीप्लाई कर, यू विल गेट 28.25 अगेन इट विल बी 31 मई ओनली ना यार। कैसा गलती करता है प्रतीक? नहीं होना चाहिए बेटा ये गलती। तो अब 31 मई अपना स्पेसिफाइड डेट है, ठीक है। फिर से तो 31 मई स्पेसिफाइड डेट 2020। इस डेट को अभी अपने को चेक करने का है कि मॉरिशियस कंपनी का इंड कंपनी में कितना शेयर्स है, ठीक है। कितना शेयर्स है चलो देखते हैं। मॉरिशियस कंपनी का इंड कंपनी में कितना शेयर्स है? चलो चलो चलो, इंड कंपनी में 25% शेयर्स है, ठीक है। 25% ऑफ हाउ मच? अब वो तो बदलेगा नहीं ना, वो तो 200 ही रहेगा ना बेटा। अरे यस और नो? 50 करोड़ बराबर। और मॉरिशियस कंपनी का खुद का शेयर्स कितना है? खुद का वैल्यू कितना है? खुद का वैल्यू ऑन 31 में कितना है? चलो देखते हैं। एक आ गया, बाकी तीनों बहुत चिंदी है, सेम टू सेम कॉपी है। मॉरिशियस कंपनी का खुद का वैल्यू 60 है, बराबर। तो 50 डिवाइड बाय 60, डेफिनेटली इट इज मोर देन 50%, करेक्ट। प्लस इट इज मोर देन 10 करोड़। तो कैन वी से द शेयर्स ऑफ मॉरिशियस कंपनी डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम असेट लोकेटेड इन इंडिया? कैन वी से दैट? हाँ 83.33% आता है। Therefore source in India and what is resident? Resident is Germany, बराबर। हाँ या ना?
बोलो ना बेटा लोग। Therefore we have to follow which DTAA? इंडिया, जर्मनी, DTAA हमको फॉलो करना पड़ेगा। अब जर्मनी बोलेगा हमारे देश में टैक्सेबल है, इंडिया बोलेगा हमारे देश में टैक्सेबल है, तो चलो भाई ज्यादा मगजमारी मत करो। और कंपनी कौन से देश की है? कंपनी मॉरिशस के देश की है। मैं 3 कलर कर रहा हूं। कंपनी मॉरिशस के देश की है, मॉरिशस की रेसिडेंट है। और जो ट्रांसफरर है वो जर्मनी का रेसिडेंट है। और जो इनकम अक्रू हुई है वो इंडिया में अक्रू हुई है। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, चलो देखते हैं फिर। इंडिया, जर्मनी, DTAA देखना पड़ेगा। चलो ढूंढते। इंडिया, सिंगापुर फालतू, इंडिया, जर्मनी, DTAA। गेन डिराइव बाय रेसिडेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फ्रॉम एलियनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये पॉइंट रेलेवेंट नहीं है, हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का गेन नहीं डिराइव कर रहे। ये पॉइंट भी रेलेवेंट नहीं है, हम लोग कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का गेन डिराइव नहीं कर रहे, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी का गेन डिराइव नहीं कर रहे। ये पैराग्राफ भी रेलेवेंट नहीं है, हम लोग कोई शिप्स और एयरक्राफ्ट का गेन नहीं डिराइव कर रहे। अरे यस और नो, डिड यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इज इररिलेवेंट। यस और नो? ये पहले 3 केस में हम लोग नहीं आते, हम लोग तो शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं यार। अब देखते क्या मैं पॉइंट नंबर 4 में आऊंगा। बहुत आराम से सोचना। गेन्स फ्रॉम एलियनेशन ऑफ अ शेयर इन अ कंपनी विच इज अ रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मे बी टैक्स्ड इन दैट स्टेट। क्या पॉइंट नंबर 4 में आऊंगा? ऐसा लिखो, पॉइंट नंबर 4 में आएगा, ऐसा लिखो। नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आता अब यस सर कौन से क्वेश्चन के लिए बोल रहे हो और कौन से क्वेश्चन के लिए नहीं। यह पॉइंट नंबर 4 में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 में आएगा? ये नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 4 में क्यों नहीं आएगा? रीजन सुनो। गेन फ्रॉम एलियनेशन ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी विच इज अ रेसिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। अच्छा, गेन किसके शेयर से हो रहा है? किसके शेयर से गेन हो रहा है? गेन हो रहा है मॉरिशियस कंपनी के शेयर से। और मॉरिशियस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इज इंडिया एंड जर्मनी ना। मॉरिशियस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बिटवीन बोथ ऑफ अस ना। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट तो इंडिया और जर्मनी है। पॉइंट नंबर 4 में भी नहीं आएगा। हां, इंडिया और जर्मनी का शेयर्स अगर होता ना किसी एक कंपनी का तो ये पॉइंट रेलेवेंट होता। डिड यू अंडरस्टैंड? देयरफॉर पॉइंट नंबर 5 में डालना पड़ेगा उसको। गेन फ्रॉम एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन दोज रेफर्ड इन पैरा 1 to पैरा 4 shall be taxable only in the contracting state of which the alienator is resident। alienator मतलब ट्रांसफरर। मतलब पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से अब ये जो गेन है वो जर्मनी में टैक्सेबल होगा, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। ये DTAA ने क्लियर कर दिया है। आर यू क्लियर? क्लियर है? अब थर्ड केस देखते हैं। तीसरे में क्या बेच रहा है भाई? ये लाइन से चारों का निकालने का अपने को। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंटरमीडियरी बाय साइप्रस। अब साइप्रस बेच रहा है ऑस्ट्रेलिया इंटरमीडियरी। वही अभी बुक वैल्यू निकालो, पहले बुक वैल्यू देखो ऑस्ट्रेलिया इंटरमीडियरी का। बुक वैल्यू देखो ऑस्ट्रेलिया इंटरमीडियरी, बुक वैल्यू कितना है? 100। अच्छा, ऑन 31 ऑफ मार्च कितना हो गया? ऑस्ट्रेलिया इंटरमीडियरी 120 बराबर। तो स्पेसिफाइड डेट क्या होगा बोलो? अगेन स्पेसिफाइड डेट विल बी 31 May 2020 बिकॉज द बुक वैल्यू हैज इंक्रीज बाय एटलीस्ट 15%। 100 से 120 हो गया है। किसके बीच में कंपेयर करने का? लास्ट अकाउंटिंग ईयर और डेट ऑफ ट्रांसफर। क्लियर? यहां पर ऑस्ट्रेलियन कंपनी का बुक वैल्यू अकाउंटिंग ईयर के दिन 100 है और यहां पर 120 हो गया। ठीक है, तो वापस से स्पेसिफाइड डेट ही हो गया। अब क्या चेक करने का? ऑस्ट्रेलियन कंपनी का
इंडियन कंपनी में कितना शेयर है, कितना शेयर है बोलो? 51% शेयर है, बराबर। तो 51% ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली फिर से अमाउंट वही आएगा 200 करोड़, विच इज कमिंग टू 102 करोड़, बराबर। अब ऑस्ट्रेलियन कंपनी का खुद का कितना फेयर मार्केट वैल्यू है वो भी देखने का। खुद का फेयर मार्केट वैल्यू इज 300 करोड़, ठीक है। तो डिवाइड बाय 300 करोड़। तो मुझे बताओ, डज द शेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन कंपनी डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटैंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया? क्या इसके शेयर का वैल्यू सब्सटैंशियली इंडिया के एसेट से डिराइव होता है? एंड द आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि ये 50% नहीं है। ये 10 करोड़ से ज्यादा तो है लेकिन 50% नहीं है। अरे आर यू क्लियर? अब ये इनकम इंडिया में अक्रू ही नहीं होती है। अब जब इंडिया में अक्रू ही नहीं होती है तो आगे DTAA देखने का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ये वहीं टैक्स लगेगा बाहर के देश में, साइप्रस में। यस और नो? क्लियर है? तो ये सबसे सिंपल केस था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। अब चौथे केस में आते हैं। चौथा केस क्या है? वो चौथी कंपनी स्पेन की कंपनी है ना कोई? हाँ, स्पेन की कंपनी का देखते कितना % शेयर्स है। वो 4% शेयर है खाली। चलो देखते। अब उसका क्या कंपेयर करना पड़ेगा। स्पेन की कंपनी का बुक वैल्यू 7 करोड़ था, ठीक है, ऑन द अकाउंटिंग ईयर। अब 31 मई को स्पेन की कंपनी का वापस से 7 है, तो दोनों टाइम 7 है। तो अब इसका स्पेसिफाइड डेट क्या होगा बोलो? हाँ, अब इसका स्पेसिफाइड डेट 31 मार्च 2020 ही होगा, क्योंकि अब इसका बुक वैल्यू 15% से बढ़ नहीं रहा है। क्लियर है सबको? तो अब ये स्पेन कंपनी का 200 करोड़ का 4% ही होगा, बराबर। तो अब 200% का 200 करोड़ का 4% कितना आएगा? 50 करोड़। सॉरी, नॉट 50 करोड़। कितना आता है 4% यार? 8 करोड़, बराबर। अब आगे कंप्यूटेशन करना ही बेवकूफी है। सर आपने 31 मई का डेटा क्यों लिया सर? ये तो 31 मई का फेयर मार्केट वैल्यू है ना। ये 31 मई और 31 मार्च का दोनों का फेयर मार्केट वैल्यू सेम ही है, नीचे लिखा है देखो, इसलिए मैं वही ले रहा हूं। कुछ समझ में आया? बट रियलिटी में ये दोनों अलग भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वापस से वो 200 करोड़ ही हो। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है। तो अब ये 8 करोड़ आ रहा है, आगे का कंप्यूटेशन करूं क्या? कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए था। अब ये 10 करोड़ से ज्यादा है नहीं, आगे का कंप्यूटेशन करके कोई मतलब नहीं है। वैसे भी इंडिया में डीम टू अक्रू नहीं माना जाएगा। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस और नो? सो इस आगे का सम खत्म हो गया। अब इसमें कुछ नहीं बचता है। जब इंडिया में अक्रू ही नहीं हुआ है तो सवाल ही नहीं उठता आगे DTAA देख के क्या करोगे। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, द लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ US कंपनी फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ सिंगापुर कंपनी। ये पहला केस है। टू एन अनरिलेटेड बायर फॉर 50 करोड़ and the tax applicable on such gains. Consider that the US company had acquired shares of Singapore intermediary for 10 crores. चलो ठीक है। तो बताओ, क्या the shares of Singapore company derive its value substantially from asset located in India? The answer is yes. First question में अपन ने देख लिया था। Yes or no? तो अभी अपने को उसका कैलकुलेशन करना है। कितने में बेचा? 50 करोड़। कितने में खरीदा था? 10 करोड़। कभी खरीदा था ये भी देखो। दो 2013 में खरीदा था, बराबर। यस और नो? तो वो लॉन्ग टर्म ही होएगा। देयरफॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 50 करोड़।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 10 करोड़। देयरफॉर यहां पर कितना हो जाएगा? 40 करोड़ का तुम्हारा गेन हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। लेकिन पूरा इंडिया में डीम टू अक्रूवराइज नहीं होता है बराबर, सिर्फ कितना डीम टू अक्रूवराइज होता है? 80%। अरे याद आता है तुमको कुछ ऐसा? सो इनटू व्हाट? 80% कैसे आया? वो अपन ने कैलकुलेशन पहले ही किया है, देखो जब हम लोग सिंगापुर कंपनी का 40 डिवाइड बाय 50, इतना डीम टू अक्रूवराइज होता है इंडिया में। So into 40 divided by 50 will come to how much? 32 crore rupees का long term capital gains. Is everyone clear with this? अब इस पे 10% टैक्स लग जाएगा, ठीक है? सर 10% टैक्स क्यों लगेगा? जाकर 112 पढ़ लेना, जाकर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पहले चैप्टर में है, नॉन रेसिडेंट में। नॉन रेसिडेंट दूसरा चैप्टर है इनफैक्ट, उसमें है, चेक कर लेना। इज एवरीवन क्लियर विद द एंटायर क्वेश्चन? प्लीज आंसर, जल्दी बोलो ताकि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ूं। मैंने कैप क्यों पहन रखा है? ठीक है, अच्छा सवाल है, जरूरी है बताना, क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं है इसलिए। क्या करने का है बाल, एक बोझ ही है जबरदस्ती का, बोझ से दूर रहो। अरे कैप तो अभी बोझ है ना, पूरा टाइम थोड़ी बोझ है। अभी घर पे जाऊंगा, अंदर आराम से सो जाऊंगा कैप निकाल के। हाँ देख, यहां पर लिखा है बेटा प्रोवाइजो में, यहां पर देख उमंग, ये देख, ठीक है, वो जो हम लोग आंसर ढूंढ रहे थे ना, वो अगर कोई मैनेजमेंट और कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। अभी वो किसी स्टूडेंट ने बोला था सर वो सॉल्व कर दो, आंसर नहीं आ रहा है। ये जो भी स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं उसी का सोल्यूशन दे रहा हूं बस, ठीक है। तो शैल वी स्टार्ट, शुरू करें बेटा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। एक बार रीड कर लेते पूरा क्वेश्चन और उसके बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे एक एक आंसर को। M&O Limited, having its registered office in Mumbai, is engaged in multiple business. It has trading unit at Surat and manufacturing unit at Hyderabad. It has borrowed 200 crore from State Bank of India, for which 100% guarantee was given by the parent company ABC Inc. of country A. मेरे को अभी रट्टा नहीं रहता है ज्योति, कुछ भी मत अभी ऐसा बीच में चालू हो जाओ। मेरे को क्या 24 की स्टडी रट्टा थोड़ी है। अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज, अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो करने दो, ये करवा दो वो, अबे कुछ तो खुद से करो बे। इट हैज बोरोड 200 करोड़ फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम में कैसे करोगे आप जब इतना डिपेंडेंसी होगी किसी पे? तो it has borrowed 200 crores from the State Bank of India, for which 100% guarantee was given by the parent company ABC Inc. of country A. The total borrowing of M&O Limited is 1000 crore. The Surat unit buys mobile phones from ABC. The mobile phones are branded, for which royalty at rupees 100 per mobile phone is paid to ABC. Similar mobile phones are also sold to other customers in India by ABC, but no royalty is charged from them. The credit period offered
to MNO is 2 months, whereas for other customers the credit period is 1 month. During the year, 10 lakh mobile phones were bought for an average sum of 2,600 from ABC Inc. The purchase could be assumed as uniform throughout the financial year 2021. The cost of capital may be adopted as 10% per annum. ABC would have billed 2,400 crores, excluding interest component, for delay beyond 1 month for supply of identical quantity of similar mobile phones to the other customers. It may be assumed that the entire purchase has been sold out by 31st March. ABC also has a license office at Delhi opened with the permission of RBI, where the orders are booked for supply of mobile phones directly to customers in India. The license office has no connection with any other unit of MNO. The salary and administrative expenses of license office are met directly by ABC. During the financial year 2021, the license office procured for ABC Inc. orders for 1 lakh mobile phones from various customers in India. In addition, ABC Inc. procured orders for 50,000 mobile phones directly from customers in India. ABC Inc. made profits from orders procured directly as well as through the license office. The unit at Hyderabad is engaged in manufacture of automobile spare parts. It paid technical fees of 100 crores to ABC. During the financial year 2021, in pursuance of an agreement approved by central government, tax on the same was, however, deducted at source in May 2021 and remitted in the same month. The unit also paid commission to overseas agent for booking export orders amounting to 25 crores, in respect of which no tax was deducted at source. The commission payment to the overseas agent were made outside India in foreign currency. The unit also employed persons for after sales service in the Far East to whom salary was paid in foreign currency outside India. The total salary payable payment to overseas employees was foreign currency equivalent to 40 crores, and though the payments were remitted from Hyderabad, no tax was deducted at source. MNO assessment of MNO Limited for assessment year 2021 is pending before the assessing officer, who referred the matter to TPO for determination of arm's length price in respect of manufacturing unit at Hyderabad. The TPO, however, extended the scope of his work by calling for details in respect of trading unit of MNO Limited located at Surat. Agreed with the expanded scope of work carried out by TPO, MNO wants to approach the dispute resolution panel as similar issues for assessment years 18, 19 and 1920 are pending before appellate tribunal. The appeal to appellate tribunal for 18, 19 and 1920 also contains other matters relating to certain disallowances made while computing total income of those years. The management of MNO Limited also wants to enter into advance pricing agreement with rollback mechanism. Based on the above facts, you are required to answer the following question. Question number 1. Padhte. If primary adjustment is made suo motu by MNO Limited, what is the prescribed time limit within which the excess money available with ABC has to be repatriated? If the company does not want to treat such excess money as deemed advance and compute interest thereon. चलो बताओ. ये कौन सा साल का क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 2020-21 का. ठीक है, उस हिसाब से आंसर आएगा. अगर खुद से प्राइमरी एडजस्टमेंट करते हो, देन यू हैव टू ब्रिंग बैक द मनी विद इन 90 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. सो फॉर प्रीवियस ईयर 2021, the due date is what? 30th of November 2021. वहां से 90 days में पैसा आ जाना चाहिए. अगर नहीं आया तो इंटरेस्ट लगेगा. तो 90 days कब खत्म होते हैं? 28th of Feb 2022. आर यू क्लियर? मैक्सिमम लोगों ने यही आंसर दिया है. बेटा रूल 115 ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया. राहुल बापना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा. आंसर इज सी. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर विद दिस? ठीक है, तो 90 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न विल कम टू 28th Feb. क्वेश्चन नंबर 2. In case the excess money has not been repatriated and additional income tax is not paid, what would be the tax consequence for AY 22-23, that is PY 21-22? If 1 year marginal cost of lending rate of SBI is 6% as on 1/4/2022 and 7% as on 1/4/2021, क्या आंसर आएगा? बोलो चलो.
आंसर विल कम टू सी. कैसे सी? देखो AY 22-23 का ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट है, मतलब PY 21-22 आपको किस दिन का MCLR लेना होता है पता है? आपको लेना होता है फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर. फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का MCLR कितना है वो लेना है आपको. तो आपको ये लेना है, ये नहीं लेना है. यू हैव टू टेक 7%. तो 7% प्लस 3.25% का मार्जिनल लेंडिंग रेट पे ऐड करना होता है. तो आंसर कम्स टू 10.25%. किधर लिखा गया है? रूल 10 CB सब रूल 2. कुछ याद है दुनिया में आपको? मैं यहां पर एक्सप्लेन करने नहीं बैठा हूं, प्रोविजन नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं. ये सब महान प्रोविजन है, बहुत 2-3 घंटे लग गए थे एक एक को एक्सप्लेन करने में. अरे आर यू क्लियर? बता दीजिए प्लीज. ठीक है. थर्ड वन, is MNO required to deduct tax at source on salary paid to overseas employee and commission paid to overseas agent? क्या MNO को TDS काटना होगा? MNO ने दो चीज दिया है, ओवरसीज एम्प्लॉय को सैलरी दिया है और ओवरसीज एजेंट को कमीशन दिया है. क्या उसको TDS काटना होगा? व्हाट इज द आंसर? घर पे बैठे हो सब लोग, बैठ के अगर रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो तो भी आप आराम आराम से सोचो और आंसर करो. मैं इसलिए वेट कर रहा हूं बीच में. And the answer is MNO is not liable to deduct TDS. Answer is B. क्यों सर? क्योंकि दोनों इंसान जिसको MNO पे कर रहा है ना, यहां पर है ना वो भाषण, वो सर्विसेज इंडिया में ही रेंडर कर रहे हैं, बाहर ही रेंडर कर रहे हैं. इनकम इज नॉट डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया. अरे भाई, नॉन रेसिडेंट की इनकम आप कब TDS काटोगे? जब उसकी इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स होना चाहिए. अगर नॉन रेसिडेंट की इनकम इंडिया में चार्जेबल टू टैक्स है ही नहीं तो आप उसका TDS क्यों काटोगे भाई? अरे आर यू क्लियर? एंड देयरफॉर द आंसर टू थर्ड इज बी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज आंसर. Fourth one, what are the consequences of deduction of tax at source in May 2021 on fees for technical services paid to ABC during financial year 2021 and remittance thereof in same month? For the purpose of this MCQ, assume that ABC does not have a P in India. Your answer should be on the basis of the provisions of the Income Tax Act 1961. Ignore DTAA between India and country है. तो बहुत कुछ लिखा गया इसमें. क्या आंसर है इसका? बोलो, फिर मैं आंसर देता हूं. आंसर देख के मत बोलो, लॉजिक के साथ बोलो. ये अच्छा MCQ है. देखो, ABC के हाथ में, सॉरी MNO के हाथ में खर्चा डिसअलाउ तो होने वाला है 100%. क्यों डिसअलाउ होगा? क्योंकि देखो, फाइनेंशियल ईयर 2021 का खर्चा, उसका TDS वो मई 21 में काटता है. अगर साल खत्म हो गया उसके बाद अगर आप TDS काटते हो ना, 31 मार्च के बाद एक दिन भी डिले करते हो ना, तो पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाता है इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट एंड 30% इन केस ऑफ रेसिडेंट. बराबर? बोलिए, पूरा खर्चा डिसअलाउ होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर मई में काट के मई में ही तो भर दिया. डिसअलाउ जाकर पढ़ लो रिस्पेक्टिव PGBP प्रोविजन. 31 मार्च के बाद एक दिन भी डिले किया ना, अगर 1 अप्रैल को काट के 1 अप्रैल को भी भराना, फुल्ली डिसअलाउ. रेसिडेंट के केस में 30%, नॉन रेसिडेंट के केस में 100%. अरे आर यू क्लियर? ये पहला पॉइंट मुझे क्लैरिफाई करना है. आंसर सी नहीं है, कुणाल और भक्ति गलत है, आंसर डी है. अब मैं बताता हूं कैसे. ठीक है, सुन लो अच्छे से. आंसर डी क्यों है? यहां पर लिखा है कि ABC डज नॉट हैव अ P. ABC का इंडिया में P नहीं है. इसका मतलब ABC के लिए, अब आप लोग बताओ, 115A एप्लीकेबल है या 44DA एप्लीकेबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बोलिए, 115A एप्लीकेबल है या 44DA?
115A एप्लीकेबल है। अब इसने कितना पेमेंट किया है उसको? 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का पेमेंट किया है विदाउट टीडीएस पेमेंट, व्हाट, विदाउट टीडीएस। और इसका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या आएगा साले का? 10% बेसिक टैक्स रेट प्लस 5% इसका सरचार्ज हो जाएगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी है और 100 करोड़ का पेमेंट दे रहा हूं, 2-5 करोड़ का नहीं, तो 5% सरचार्ज लगेगा प्लस 4% सेस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस टैक्स रेट? Therefore his effective tax rate will be 10.92%. Are you clear? तो अब क्या होगा मालूम? आपने उसको कितना दिया है? 100 करोड़ पे किया है, तो 100 करोड़ क्या माना जाएगा मालूम? सुनो अच्छे से, आपने उसको नेट पेमेंट किया है ना, 100 करोड़ पे किया, आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। Therefore 100 करोड़ will be considered as 89.08. Therefore 100 is how much? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर डी आएगा, चेक करो। $112.26. अरे डिड यू अंडरस्टैंड? आई होप यू गॉट दिस आंसर। अरे भाई मैं आपको अगर 10 रुपया दे देता हूं बिना टीडीएस के, तो मुझे ग्रॉस अप करना पड़ेगा ना फिर। अरे आर यू क्लियर ऑल ऑफ यू? तो बहुत अच्छा केस स्टडी है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है बहुत। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो चलो। कैन MNO लिमिटेड गो फॉर एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट विथ रोल बैक प्रोविजन? चलो पढ़ो अच्छे से, आराम से दो। चार पार्ट है इसके अंदर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है बराबर। अब सी क्यों है वो समझना जरूरी है, उसके लिए भाषण पढ़ना पड़ेगा ये पैराग्राफ का। The assessment for AY 2021 is pending before AO, whose effort the matter to TPO for determination of arm's length price in respect of manufacturing unit at Hyderabad. The TPO, however, expanded the scope of his work by calling for details in respect of trading unit of MNO Limited located at Surat. Agreed with the expanded scope of work carried out by TPO, MNO wants to approach the dispute resolution panel, as similar issues for the assessment at 1819 and 1920 are pending before appellate tribunal. The appeal to appellate tribunal for AY 1819 and 1920 also contains other matters relating to certain disallowances made while computing total income of those years. The management of MNO also wants to enter into advance pricing agreement with rollback provision. चलो पढ़ते अब। Can MNO Limited go for advance pricing agreement with rollback provision? First part, no. Since similar issues are pending before appellate tribunal for AY 1819 and 1920. इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट नंबर 1 आएगा आंसर? आंसर नहीं आएगा। Yes, since the appellate tribunal has not yet passed an order disposing of an appeal. तुमको याद है, अगर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास कर देता है अपने एंड पे ऑर्डर पास कर देता है, तब आप रोल बैक के लिए नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। पेंडिंग इश्यूज है तो जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, तो दिस इज नॉट द आंसर। तो कब जाना अलाउड नहीं है पता है? अगर मैटर आपका ट्राइब्यूनल में गया और ट्राइब्यूनल ने अपनी तरफ से ऑर्डर पास कर दिया, तो आप फिर रोल बैक के लिए नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास नहीं किया है, पेंडिंग है, तो जा सकते हो आप। यहां पे नो गलत है, ये यस सही है। थर्ड वन, yes, provided the appeal to appellate tribunal to the extent of such subject under API is withdrawn. हाँ, अपील तो विड्रॉ करनी पड़ेगी आपको, ये भी सही है, ठीक है। Yes, provided the appeal with appellate tribunal is withdrawn before furnishing the modified return. नहीं,
ये अपील बाद में विड्रॉ करना होता है, मॉडिफाइड रिटर्न भरने के बाद आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देयरफॉर द आंसर इज 2 and 3, 2 and 3 आंसर है, एंड देयरफॉर द आंसर इज व्हाट, सी। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे ही दिया है, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी था बराबर, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है यार। अब यहां पर कुछ प्रोसीजरल क्वेश्चन है, मतलब अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। शैल वी स्टार्ट? तो डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज ऑफ मोबाइल फोन्स बाय MNO लिमिटेड फ्रॉम ABC INC एंड इट्स इंपैक्ट ऑन असेसेबल इनकम इफ एनी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। पहले आपको मुझे बताना है, क्या MNO और ABC आर दे एसोसिएटेड एंटरप्राइज? द आंसर इज यस, बिकॉज पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है यहां पर, बराबर। 100% गारंटी वॉज गिवन बाय पेरेंट कंपनी ABC INC, दे आर एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज है तो MNO और ABC के बीच के ट्रांजैक्शन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा। अब सुनो, अब ये पैराग्राफ पढ़ना है और बताना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करूं, बोलिए। विच मेथड शैल आई अप्लाई? कप मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और कप मेथड में पहला स्टेप क्या होता है कि अनरिलेटेड पार्टी से कितने में खरीद रहा हूं, कितने में बेच रहा हूं, बराबर। अनरिलेटेड पार्टी को कितने में बेच रहा है, कितने में खरीद रहा है। तो देखो यहां ये पैराग्राफ के अंदर ही जो भी आंसर है वो सब कुछ यहीं पर है। तो एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लेते। सूरत यूनिट बाइज मोबाइल फोन्स फ्रॉम ABC। तो MNO का सूरत यूनिट जो है वो ABC से मोबाइल खरीदता है। मोबाइल फोन्स आर ब्रांडेड फॉर विच रॉयल्टी एट 100 पर मोबाइल सोल्ड इज पेड टू ABC। तो ये इंडियन यूनिट उसको हर एक यूनिट पे 100 रुपीज की रॉयल्टी पे करता है। सिमिलर मोबाइल फोन्स आर ऑल्सो सोल्ड टू अदर कस्टमर्स बट नो रॉयल्टी इज चार्ज फ्रॉम देम। तो ABC दूसरे को बेचते समय रॉयल्टी नहीं लेता है, हमसे रॉयल्टी लेता है। चलो ठीक है। द क्रेडिट पीरियड ऑफर टू MNO इज 2 months whereas for others the credit period is 1 month. During the year 10 lakh mobile phones were bought for an aggregate of 2600 from ABC. The purchase could be assumed as uniform throughout the financial year. The cost of capital may be adopted as what? 10% per annum. ABC would have billed 2400 crores excluding interest component for delay of 1 month for supply of identical quantity of similar mobile phones to other customers. It may be assumed that the entire purchase has been sold आउट बाय 31 मार्च 2021। तो अभी आपको यहां पर स्टेप नंबर 1 क्या लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये है कि अनरिलेटेड पार्टी कितने में खरीदता है ABC से, कितने में खरीदता है बोलिए। बराबर, स्टेप वाइज मेगा बंसल करेक्ट। अनरिलेटेड पार्टी से कितने में खरीदता है प्लस फंक्शनल डिफरेंसेस विल गिव यू द आर्म्स लेंथ प्राइस। कितने में खरीदता है अनरिलेटेड पार्टी से? मान लो अपन कौन है, अपन ABC है, अपन MNO है, सामने ABC है। अपने को कितने में बेचता है? 2600 में। अनरिलेटेड पार्टी को कितने में बेचता है? 2400। तो 2400 बेस रहेगा, बराबर। उसके बाद यहां पर 2 फंक्शनल डिफरेंस है। पहला फंक्शनल डिफरेंस क्या है कि हमसे हर एक यूनिट पे 100 रुपया रॉयल्टी चार्ज करता है, उससे नहीं करता है। अगर उससे नहीं करता है तो 2400 में तो रॉयल्टी नहीं है ना, लेकिन अपने प्राइस के अंदर रॉयल्टी भी होएगा। तो आपको 100 रुपया पर यूनिट रॉयल्टी ऐड करना पड़ेगा। 100 रुपया पर यूनिट इंटू 10 लाख यूनिट्स विल गिव यू द रॉयल्टी का अमाउंट। अरे आर यू क्लियर? 10 करोड़ रुपए का रॉयल्टी ऐड करना पड़ेगा। आर यू क्लियर? तो उसको रॉयल्टी चार्ज नहीं करता है, अपने को करता है। तो उसको रॉयल्टी चार्ज नहीं करता है, उसके 2400 में रॉयल्टी नहीं होएगा। अपने प्राइस में रॉयल्टी भी मांगता है मेरे को, तो 100 इंटू 10 लाख विल की भी 10 करोड़ मेरे को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा फंक्शनल डिफरेंस क्या है? द क्रेडिट पीरियड ऑफर टू MNO, अपने को 2 महीने का क्रेडिट देता है। वेयरएज फॉर अदर्स द क्रेडिट पीरियड इज 1 month। अगर सामने वाले को 1 महीने का क्रेडिट देता है और अपने को 2 महीने का देता है, तो अपने को महंगे में ही बेचेगा ना वो। अरे हाँ या ना, बोलिए ना बेटा। उसको 2 महीने का क्रेडिट देता है, सॉरी,
द क्रेडिट पीरियड ऑफर टू एमएनओ, अपने को 2 महीने का क्रेडिट देता है, उसको 1 मंथ का देता है, तो उसको 1 मंथ देता है तो उसका प्राइस कम होगा, अपने को 2 मंथ देता है तो प्राइस ज्यादा होगा, तो 1 मंथ का एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड का कॉस्ट ऐड करके देगा वो। अरे हाँ या ना, और इसलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डेटा दिया है 10% पर एनम, और इसलिए एवरेज सेल्स दिया है मंथली कितना है, तो मंथली सेल्स के हिसाब से 200 करोड़ इंटू 10% इंटू 1/12। अरे आर यू क्लियर? तो ये कैलकुलेशन कुछ किया इन्होंने, नीचे सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ठीक है। और डिफरेंस आ जाएगा, वो जो भी होगा वो इनकम आपको ऐड करनी पड़ेगी टोटल इनकम में। तो 2 किस्म का यहां पर एडजस्टमेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं। एग्जामिन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एओ बिफोर मेकिंग रेफरेंस टू टीपीओ। State whether the TPO can enlarge his scope of work by calling for details of trading activity at Surat when the AO had made reference only in respect of मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हैदराबाद। आप सेकंड पार्ट का आंसर दो ना मेरे को, मैं फर्स्ट पार्ट का बोलता हूं। फर्स्ट पार्ट प्रोसीजरल है क्योंकि वो मेरे को बोलना है, सेकंड पार्ट लॉजिकल है, वो आप बताओ। फर्स्ट पार्ट क्या है, टीपीओ को क्या करना पड़ेगा, टीपीओ हैज टू मेक अ रेफरेंस टू एओ, बट बिफोर मेकिंग दैट रेफरेंस ही हैज टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम चीफ कमिश्नर, और उसके बाद टीपीओ विल इशू व्हाट, अ शो कॉज नोटिस टू द एसएससी एंड विल टेक द इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम द एसएससी। ये कुछ प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट का आंसर आप मुझे दो, क्या टीपीओ उस मुद्दे को भी हाथ लगा सकता है जो एओ ने रेफर नहीं किया है? ये सब क्लास में किया है अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ा है बेटा, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ता इंटरनेशनल टैक्स पेपर 6C, ये गारंटी आपने अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा भी होगा। इतना समय हम क्यों ले रहे, हमने क्यों लिया 100-110 घंटा, तुमको समझ में आया ना, क्योंकि इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर नहीं है ये। बोलिए प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज, कैन ही डू सो? एंड द आंसर इज यस। उसको स्पेसिफिक पावर दिया गया 92CA के अंदर कि अगर टीपीओ को जो मैटर रेफर किया है उसके अलावा टीपीओ को कोई दूसरे मैटर में भी टांग अड़ाना है वो अड़ा सकता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डज द लाइसेंस ऑफिस इन दिल्ली कॉन्स्टिट्यूट अ पीई ऑफ एबीसी आईएनसी इन इंडिया? अब आराम से, डज द लाइसेंस ऑफिस इन दिल्ली कॉन्स्टिट्यूट अ पीई, क्या लगता है तुमको ये लाइसेंस ऑफिस क्या अपने हदों में काम कर रही है, या ये लाइसेंस ऑफिस अपनी हद पार कर रही है? क्या ये पी बोला जा सकता है? इसमें हाई कोर्ट और एडवांस रूलिंग के जजमेंट के रेफरेंस भी दे सकते हो आप, आपके इलेक्टिव पेपर के स्टडी मटेरियल के अंदर रेफरेंसेस है बहुत सारे, हाई कोर्ट और एडवांस रूलिंग के जजमेंट्स। क्या ये एबीसी आईएनसी का जो लाइसेंस ऑफिस है, क्या ये लाइसेंस ऑफिस जैसा काम कर रहा है या अपनी हदें पार कर रहा है? ये क्या ये ऐसा काम कर रहा है जिसे हम कह सकते हैं क्या? बोलिए। पी, द आंसर इज यस, इट विल बी कंसिडर्ड एज पी। ये कितने काम कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, ऑर्डर ले रहा है, ये सब काम है क्या लाइसेंस ऑफिस का? लाइसेंस ऑफिस का बहुत लिमिटेड एक्टिविटी होनी, ये तो सारी बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, अंदर बैठ के कस्टमर से बातें कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये लाइसेंस ऑफिस नहीं कहलाया जा सकता, इट विल बी कंसिडर्ड एज पी, ये पी ही माना जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पार्ट, इफ सो will ABC INC be liable to tax in India only in respect of profit earned by it from orders procured through its license office in Delhi? Examine context of India country a DTAA which is in line with UN Model Convention. बताइए, क्या जो दिल्ली से सामान बिक रहा है सिर्फ, अब वो लाइसेंस ऑफिस लाइसेंस तो है नहीं, वो पी बन चुका है, तो अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में पी है तो उसको इंडिया में टैक्स लग जाएगा पीजीबीपी इनकम पे। तो अब सवाल ये उठ रहा है उसको पीजीबीपी इनकम पे टैक्स सिर्फ दिल्ली के वहां से जो बेच रहा है उस पे लगेगा या बाहर से डायरेक्टली बेच रहा है उस पे भी लगेगा? बोलिए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब कुछ कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस है, उसको हम लोग ने बहुत बचकाने लेवल पे सिंप्लीफाई किया है क्लास के अंदर। अरे भाई मीत जैन, मेरे को क्या दिमाग के अंदर मेरे केस स्टडी याद नहीं है मुझे, कुछ भी ऐसे मत करो आप लोग कि केस स्टडी नंबर 23 एमसीक्यू नंबर 4, मैं रट्टा मार के थोड़ी बैठा हूं यहां पर।
अरे प्रतीक्षा मेरी माँ, तूने भी वही सवाल पूछी, ठीक है। क्लियर है? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा क्योंकि यूएन मॉडल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ओईसीडी मॉडल बोलता ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता, फिर सिर्फ दिल्ली का सामान पे टैक्स लगता, बाहर से जो सामान आ रहा है उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ओईसीडी मॉडल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये है आपकी केस स्टडी नंबर 13 और केस स्टडी नंबर 17, ठीक है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ देम। बोलिए, पढ़ाई कैसी चल रही है अभी आप लोगों की, बोलो अभी। केस स्टडी नंबर 23, चलो देखता हूं मैं आगे के लेक्चरों में डिस्कस करता हूं उससे। ठीक है, तो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड, यू ऑल हैव अंडरस्टूड द सेशन। मैं और एक दो सेशन ऐसे लूंगा टू डिस्कस मोर केस स्टडीज आउट ऑफ द 25 केस स्टडीज, ठीक है। तो एंड करो लेक्चर बेटा, बताइए। यस, यू कैन रेफर AAR जजमेंट्स इन द पेपर। मेघा, उसी लिए तो आया हूं मैं MCQ के लिए। जितनी भी केस स्टडीज होती है मुझसे मैं डिस्कस करूंगा, बट कुछ तो आपको करना चाहिए। सब कुछ मैं ही करूंगा तो आप क्या करोगे, दिमाग कब लगेगा आपका? एग्जाम में पूरा बत्ती खत्म। ठीक है, तो चलो बेटा एंड करता हूं। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग। ये वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ अगर उनको भी इन केस स्टडीज में कोई डाउट है तो, ठीक है। टेक केयर बेटा ऑल ऑफ यू, चलता हूं मैं। ध्यान रखो सब लोग अपना, और मेरे लिए भी वो करो, विशेष दो मुझे भी। मेरा भी एग्जाम है 5 तारीख को। अब बोले कि कौन सा एग्जाम है? इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा है मेरा इंटरनेशनल टैक्स का, ठीक है। डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्स। तो ये मत रोना से हम लोग एग्जाम कैसे देंगे कैसे देंगे, मेरा भी है पेपर। आपका है तो मेरा भी है साथ में। कोई मेरे को अगर बोलता है तो मैं बोलता हूँ रो मत, मैं भी जाने वाला हूँ सेंटर पे एग्जाम देने। तो डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्स। चलो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। यस, DIIT। मास्क लगाने का टेंशन है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, गलत टाइम पे पैदा हुए। चलो बाय ऑल ऑफ यू बेटा, ध्यान रखो सब लोग अपना, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। नवंबर 21 का अगर कोई है इसमें से तो आप लोगों के लिए कुछ अमेंडमेंट्स अभी ऐड हुए हैं, कुछ 5-6 पेज है, ज़्यादा नहीं है, और 4 केस लॉज है, बस उतना ही है। वो उसके लिए मैं लेक्चर बना दूंगा नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगर नवंबर 21 में है, वो सिर्फ नवंबर 21 के लिए ICAI ने वेबसाइट पे लिखा है, ओनली फॉर नवंबर 21, नॉट फॉर जुलाई, ठीक है। चलो बाय।